Dear students, you are watching Upscale Academia and today the discussion will be on Orange Bands chapter number 1 concept number 2. That is, what are the characteristics of life including organization, metabolism, homeostasis, growth, reproduction, response to stimuli, adaptation और evolution. आज हमने लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है कि उन करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर ही हम किसी चीज़ को ज़िंदा चीज़ कहते हैं। तो वो करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? तो लाइफ की करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली करेक्टरिस्टिक है कि लाइफ में ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है तरतीब। चीज़ें एक तरतीब से अरेंज होगी, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एटॉमिक लेवल से स्टार्ट होता है काम और एटॉमिक एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। वो मॉलिक्यूल्स अगर जिंदा चीज़ में यानी कि सेल में हैं तो बायोमॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। देन बायोमॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो सेल बनेगा, सेलुलर लेवल आ गया। सेल्स मिलेंगे तो टिश्यूज़ बनेंगे, टिश्यूज़ मिलेगा तो ऑर्गन्स आपस में मिलेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जब आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे तो वो ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो पूरी एक तरतीब है फ्रॉम द एटॉमिक लेवल टू द ऑर्गेनिज्मिक लेवल। तो ये लाइफ की पहली प्रॉपर्टी है कि लाइफ में एक तरतीब पाई जाती है, एक ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। दूसरी लाइफ की प्रॉपर्टी है कि लाइफ मेटाबॉलिज्म करती है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि उसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस और एनर्जी की प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन होगी। लाइफ का पहला क्राइटेरिया जो कि हमने पहले देखा था कंसेप्ट नंबर 1 में, पहला क्राइटेरिया था कि लाइफ सेल पर मुश्तमिल होनी चाहिए, सेल के बगैर लाइफ नहीं होती। इसीलिए हम वायरसेस को ए सेलुलर पार्टिकल्स कहते हैं, ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नहीं कहते। ऑर्गेनिज्म सिर्फ उसको कहते हैं जो कि सेल पर मुश्तमिल होता है। तो वायरसेस को हम पार्टिकल्स कहते हैं, ए सेलुलर पार्टिकल्स, क्योंकि वो सेल नहीं है, ना उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, ना उसके अंदर कोई सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, ना डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, ना कोई सेल मेम्ब्रेन है। बहरहाल लाइफ की प्रॉपर्टी है कि लाइफ मेटाबॉलिज्म करती है। अब मेटाबॉलिज्म में दो तरह की चीजें होती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। अब जो वर्ड है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म का जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है टू ब्रेक डाउन, तोड़ना किसी चीज को। और एनाबॉलिज्म का जो वर्ड है वो भी ग्रीक वर्ड है और उसका मतलब होता है टू बिल्ड अप, बनाना किसी चीज का। यानी कि सेल्स के अंदर जब चीजें टूटेंगी या बॉडी के अंदर जब चीजें टूटेंगी तो उसको हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म, और जब चीजें बनेंगी, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनेंगे फ्रॉम द सिंपलर वंस, तो उसे हम कहेंगे एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में एक सिंपल सा चार्ट आपके सामने मैं डिस्प्ले कर रहा हूं। इस चार्ट में आप देखिए कि प्रोटीन्स हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, ये टूटकर अमाइनो एसिड्स में चेंज हुए। देन अमाइनो एसिड्स आगे कीटो एसिड्स में चेंज हो रहे हैं, कीटो एसिड्स आगे क्रेब्स साइकिल में जा रहे हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल में जा रहे हैं। और सिट्रिक एसिड साइकिल में जाने का उनका मकसद क्या है? एनर्जी की प्रोडक्शन। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट टूटा ग्लूकोज बना, ग्लूकोज टूटा पाइरूवेट बना, पाइरूवेट एसिटाइल को ए में चेंज हुआ, एसिटाइल को ए से वो फिर से सिट्रिक एसिड साइकिल में चला गया, एसिटाइल को ए, वहां से भी एनर्जी की प्रोडक्शन होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फैट्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, वो टूटकर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाएंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल भी एसिटाइल को ए में चेंज होगा और ये एसिटाइल को ए सिट्रिक एसिड साइकिल में जाएगा, वहां से भी एनर्जी प्रोडक्शन होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो आपने देखा कि जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हम फूड के तौर पे लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, फैट्स लेते हैं, ये कैटाबोलाइज होते हैं, इनका कैटाबॉलिज्म होता है। ये सिंपलर टू सिंपलर मॉलिक्यूल्स में टूटते जाते हैं और हमें इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एनर्जी देते जाते हैं। इसी तरह एनाबॉलिज्म जो है वो इसका उलट होगा, यानी कि अमाइनो एसिड्स जब आपस में मिलकर प्रोटीन्स बनाएंगे तो उसको हम एनाबॉलिक रिएक्शन कह लेंगे, एनाबॉलिज्म कह देंगे। जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में मिलकर फैट्स बना देंगे, लिपिड्स बना देंगे, तो उसको हम जो है वो एनाबॉलिक रिएक्शन कह देंगे, एनाबॉलिज्म कह देंगे। और इसी तरह जब ग्लूकोज या कोई भी सिंपल मोनोसेक्राइड्स मिलकर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ओलिगोसेक्राइड्स या पॉलीसेक्राइड्स बनाएंगे तो उनको भी हम एनाबॉलिक रिएक्शंस कह देंगे। तो लाइफ की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि वो मेटाबॉलिज्म उसमें होता है, यानी कि कैटाबॉलिज्म भी होता है और उसमें एनाबॉलिज्म भी होता है।
तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को हमने देख लिया। लाइफ की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें होम्योस्टेसिस वो लाइफ करती है। जो भी जिंदा चीज़ है उसमें होम्योस्टेसिस भी होगी। होम्योस्टेसिस होती है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस डिस्पाइट ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर का एनवायरनमेंट जो भी हो, आपकी बॉडी ने अपने आप को मेंटेन रखना है। अब होम्योस्टेसिस की आगे टाइप्स हैं, जैसे कि थर्मोरेगुलेशन होती है, ओस्मोरेगुलेशन होती है और एक्सक्रीशन होती है। ये तीनों ही होम्योस्टेसिस की टाइप्स हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं थर्मोरेगुलेशन। तो थर्मोरेगुलेशन में आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जब हॉट एनवायरनमेंट होगा, गर्मी होगी, तो हमारी बॉडी और तरह से रिस्पॉन्ड करेगी, और जब कोल्ड एनवायरनमेंट होगा तो हमारी बॉडी और तरह से रिस्पॉन्स करेगी। जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि अब हीट है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमारी बॉडी का जो हाइपोथैलेमस है ब्रेन का, वो हाइपोथैलेमस सिग्नल्स सेंड करेगा हमारी स्किन के स्वेट ग्लैंड्स को। स्किन में स्वेट ग्लैंड्स मौजूद हैं, उनको सिग्नल्स सेंड करेगा। तो स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाएंगे और नतीजतन आपको पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा। पसीना जब आएगा तो आपकी बॉडी जो है वो तर हो जाएगी, और उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा हीट है वो पानी जज़ब करके हवा के ज़रिए वो उड़ जाएगा, और आपकी बॉडी का टेम्परेचर पीछे जो है वो लो हो जाएगा। तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो गया, इसको थर्मोरेगुलेशन बोलेंगे। इसी तरह अगर कोल्ड है तो सर्दी में ही बॉडी ने हीट बचा के रखनी है। जब बॉडी ने हीट बचा के रखनी है तो वही है हाइपोथैलेमस जो है वो अब हमारे स्वेट ग्लैंड्स को सिग्नल सेंड करेगा कि आपने ओपन नहीं होना, स्वेट प्रोडक्शन नहीं होगी, इसलिए सर्दियों में स्वेट प्रोडक्शन नहीं होती। और उसके बदले में क्या होता है, स्वेट ग्लैंड्स तो ओपन नहीं होते, और स्वेट ग्लैंड्स के ओपन होने की बजाय एक और काम क्या होता है कि आपकी जो ब्लड वेजल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, जिसको हम कहते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से ब्लड वेजल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, स्वेट ग्लैंड्स ओपन नहीं होंगे, तो आपकी बॉडी की हीट आपकी बॉडी में आप बचा के रख सकते हैं, और बॉडी का टेम्परेचर फिर से नॉर्मल रहेगा, हीट बॉडी ज़ाया नहीं होने देगी। इसको भी थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। यानी कि हीट में बॉडी और तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है, कोल्ड में बॉडी और तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि गर्मी में बॉडी में ज्यादा हीट है, गर्मी के मौसम में, तो उसको बाहर निकाला जाए, और सर्दी के मौसम में हीट बचा के रखनी है तो उसे कंजर्व करके रखा जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि स्वेट ग्लैंड्स के ओपन होने के साथ साथ गर्म मौसम में स्वेट ग्लैंड्स के ओपन होने के साथ साथ वेजोडाइलेशन भी हो जाती है, यानी कि आपकी खून की नालियां आपको फूली हुई नजर आएंगी, जो कि आपके हाथों पे महसूस भी आपको होती हैं। जबकि सर्दियों में इसके उलट होता है, स्वेट ग्लैंड्स भी ओपन नहीं होते और जो खून की नालियां हैं वो भी फूली हुई नहीं होती, बल्कि वो कॉन्स्ट्रिक्ट की होती हैं, जिसको हम वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। तो ये जो थर्मोरेगुलेशन है ये जिंदा जानदार की खसूसियत है, लाइफ की प्रॉपर्टी है। आगे जिंदा चीजों की खसूसियत है कि वो ग्रोथ करती हैं। तो स्पर्म्स जहां पे आप देख रहे हैं और एग देख रहे हैं, स्पर्म और एग फर्टिलाइजेशन हुई, स्पर्म और एग मिले तो जाइगोट बना। अब ये जाइगोट जो है वो एक सेल होता है, 2n सेल, यानी कि 1n स्पर्म और 1n एग से 2n जाइगोट बन गया, एक सेल बन गया। अब वो सेल अगर वहीं का वहीं खड़ा रहेगा तो पूरी डेवलपमेंट नहीं हो सकती, लिहाजा वो सेल पहले 2 में डिवाइड होगा, 2 सेल आगे 4 में डिवाइड होंगे, 4 8 में, 8 16 में, 16 जो है वो 32 में, और इस तरह चलते चलते एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अब ये जो पूरा ऑर्गेनिज्म है, क्या इसका साइज और वेट वही है जो कि जाइगोट का था? नहीं, तो ये ग्रोथ हुई है, साइज और वेट बड़ा है, लेकिन ये ग्रोथ किस तरह से हुई है? सेल्स के बढ़ने से। तो जो सेल्स पैदा हो रहे हैं, सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, वो डेवलपमेंट है। तो इट मीन्स कि ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन डेवलपमेंट। अगर सेल्स डिवाइड नहीं होंगे, डिवेल्प नहीं होंगे, तो साइज और वेट कैसे इंक्रीज होगा, ग्रोथ कैसे होगी? सो ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन डेवलपमेंट। अगर किसी चीज ने साइज और वेट में इंक्रीज होना है तो इट मीन्स कि उसमें डेवलपमेंट भी होनी है, उसमें सेल्स ने भी डिवाइड होना है, तभी उसने साइज और वेट में इंक्रीज होना है। तो ये जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ भी प्रॉपर्टी है जिंदा ऑर्गेनिजम्स की कि वो ग्रो करती हैं, और इसी तरह डेवलपमेंट भी एक प्रॉपर्टी है जिंदा ऑर्गेनिजम्स की कि उनमें डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट होती है किसी भी ऐसी नई चीज़ का बनना जो कि पहले मौजूद नहीं थी। जाहिर बात है जब वो जो चीज़ बन जाएगी जो कि पहले मौजूद नहीं थी तो फिर साइज़ और वेट भी तो इंक्रीज़ होगा ना। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो हैं वो
साथ साथ हैं, यानी कि ग्रोथ जो है वो डिपेंड कर रही है डेवलपमेंट के ऊपर। उसके बाद जिंदा चीज़ों की प्रॉपर्टी है कि उनमें रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसे मजीद ऑफस्प्रिंग्स पैदा करना। अब रिप्रोडक्शन की जो है वो मजीद दो टाइप्स होती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे, यानी मेल और फीमेल। जो मेल है वो मेल गैमीट्स पैदा करेगा यानी कि स्पर्म्स, और जो फीमेल है वो फीमेल गैमीट्स पैदा करेंगे यानी कि एग्स और स्पर्म्स के मिलने से एक नया ऑफस्प्रिंग पैदा होगा। इसको हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसे नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल नहीं होते, सिर्फ एक जानदार को एक जानदार के तौर पर लेते हैं और वो मुख्तलिफ तरीकों से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। वो तरीके कौन कौन से हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ये डायग्राम देख रहे हैं, ये अमीबा है। अमीबा की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, किंगडम प्रोटिस्टा का जानदार है। और ये अमीबा देखें कि दो में डिवाइड हो रहा है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, फिशन का मतलब होता है टूटना और बाइनरी का मतलब दो में। तो एक जानदार था, वो एक जानदार दो जानदारों में टूट गया तो इसको बाइनरी फिशन करेंगे। लेकिन इस टूटने से पहले ये अपने ऑर्गेनल्स को भी डुप्लीकेट कर चुका होगा और अपने खास तौर पे अपने न्यूक्लियस को भी डुप्लीकेट कर चुका होगा, तो ताकि आगे जो मजीद दो जानदार बनेंगे बाइनरी फिशन के बाद उनमें सारे ऑर्गेनल्स भी मौजूद हों और वो न्यूक्लियस भी मौजूद हो। उसके बाद जो दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है दैट इज बडिंग। बडिंग जो है ये कर रहा है ये ऑर्गेनिज्म है आपके सामने, यीस्ट। यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है, किंगडम फंजाई से ताल्लुक रखता है, यूकैरियोटिक है और ये बडिंग करता है। बड में क्या होता है कि ये यीस्ट की जो एक सेल है उसमें एक छोटा सा उभार पैदा होगा। वो उभार आहिस्ता आहिस्ता साइज में बड़ा होता जाएगा, उसमें साइटोप्लाज्म भी मूव कर जाएगा और जो इसका न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड करके और जो ऑर्गेनेलीज हैं वो भी डुप्लीकेट करके उस बड में मूव कर जाएंगी। फिर वो बड जो है वो साथ भी जुड़ी रह सकती है या अलग भी हो सकती है। अगर बड्स साथ में जुड़ी रहेंगी तो वो पूरी एक कॉलोनी बन जाएगी ऑर्गेनिजम्स की। उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे, कॉलोनी कहेंगे। याद रखिएगा, मल्टी सेलुलर जानदार एक ऐसा जानदार होता है जो कि बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल है, एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल है, लेकिन उन सेल्स ने अपने काम बांटे होते हैं, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है। लेकिन जो कॉलोनी होती है उसमें भी बहुत सारे सेल्स होते हैं, लेकिन उसे हम मल्टी सेलुलर नहीं कहते क्योंकि उसमें सेल्स ने अपने काम बांटे नहीं होते। हर सेल अपने तमाम काम खुद करता है, सिर्फ वो मिलजुल कर रह रहे होते हैं, उन्होंने काम बांटे हुए नहीं होते, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। तो कॉलोनी में जो बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, लेकिन मल्टी सेलुलर जानदार में जो बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है। ये फ़र्क है मल्टी सेलुलर जानदार में और कॉलोनियल जानदार में। बहरहाल बडिंग के जरिए भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है और बडिंग जो है वो यीस्ट कर रहा है जो कि किंगडम फंजाई से ताल्लुक रखता है, यूनिसेलुलर फंजाई है, यूकैरियोटिक सेल होता है। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि आपको प्लेनेरिया नजर आ रहा होगा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस किंगडम एनिमेलिया से ताल्लुक रखता है। किंगडम एनिमेलिया और फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस प्लेनेरिया, ये देखें कि दो टुकड़ों में टूट गया। यहाँ पे एक फिशन लाइन है और आप यहाँ पे इसकी फिशन हो गई और उसकी उधर फिशन हो गई, तो ये इसके फ्रेगमेंट्स बन गए तीन। एक फ्रेगमेंट ये बन गया, दो फ्रेगमेंट बन गए, तीन फ्रेगमेंट बन गए। अब हर फ्रेगमेंट अपने मिसिंग पार्ट्स को दोबारा बना लेगा तो एक की बजाय तीन प्लेनेरिया बन जाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन और ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। तो हमने बाइनरी फिशन देख ली, बडिंग देख ली, फ्रेगमेंटेशन देख ली। इसके बाद एक और तो तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज स्पोर प्रोडक्शन, जैसे कि फंजाई वगैरह करते हैं, किंगडम फंजाई के जो जानदार हैं। आपको पता है किंगडम फंजाई में आगे फाइलम एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा, ड्यूट्रोमाइकोटा होते हैं और वो स्पोर्स पैदा करते हैं जो कि एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, जाइगोस्पोर्स कहलाते हैं। और जो ड्यूट्रोमाइकोटा होता है वो तो कोनिडिया पैदा कर रहा होता है ना, उसमें हम उसको जो है उसके जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो उसके पास प्रोडक्ट है वो है कोनिडिया। बाकी जो तीन फाइलम है वो स्पोर्स पैदा कर रहे हैं, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स और जाइगोस्पोर्स। तो ये जो स्पोर्स हैं ये भी बिखर कर जो है वो नई फंजाई बना देंगे, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है वो मेथड है। तो ये सारी जिंदा चीज़ों की खसूसियात है, जिंदा चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई।
रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि जानदार को रिस्पॉन्स दिखाने पे मजबूर करे, वो एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है। जैसे कि हमारे लिए लाइट है, टेम्परेचर है, ये हमारे लिए एक्सटर्नल स्टिमुलस है, लेकिन जो भूख लगना है वो हमारा इंटरनल स्टिमुलस है। अब लाइट और टेम्परेचर को भी हम रिस्पॉन्स दिखाते हैं। टेम्परेचर हाई होता है, हमारे बिहेवियर्स बदल जाते हैं, फूड्स बदल जाती हैं, हमारे भी जो है रिस्पॉन्स बदल जाता है। और जो लो टेम्परेचर होता है उसमें भी हमारा रिस्पॉन्स और होता है सर्दियों में, और हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, उसमें भी हम रिस्पॉन्स दिखाते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जो किसी जानदार को रिस्पॉन्स दिखाने पे मजबूर करती है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, उसको हम स्टिमुलाई कहते हैं। तो स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स दिखाना भी जिंदा जानदारों की जो है वो खसूसियत है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, चाहे वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई हो चाहे वो इंटरनल स्टिमुलाई हो। उसके बाद अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब होता है अपने आप को अपने माहौल के मुताबिक ढालना। जैसे कि अगर किसी इंसान को हम किसी सहरा में छोड़ आएं तो उसको अडेप्टेशंस करनी पड़ेंगी। दो तरह की अडेप्टेशंस वो कर सकता है। बिहेवियरल अडेप्टेशन भी उसमें आ जाएंगी और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस भी आ जाएंगी। फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल का मतलब है कि वो उसे पता है मैं दिन को निकलूंगा, मुझे पानी नहीं मिलेगा, मुझे छांव में रहना है, तो वो दिन को अवॉइड करेगा बाहर निकलने से, धूप में निकलने से, धूप में फिरने से, और वो केव्स वगैरह या कोई छांव वगैरह तलाश करेगा जहाँ पे वो पनाह ले सके। और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन ये है कि चूँकि अब वो गर्म माहौल में है, सहरा में है, तो उसका हाइपोथैलेमस जो है वो उसके स्वेट ग्लैंड्स को सिग्नल भेजेगा कि स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो ओपन हो जाएं और स्वेटिंग उसमें जो है वो हो, और ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहे, थर्मोरेगुलेशन भी वो करे, उसके जो ब्लड वेजल्स हैं वो वेजोडाइलेशन उनमें हो जाएगी। तो ये फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस हैं और बिहेवियरल अडेप्टेशंस भी हैं। तो अडेप्टेशंस का मतलब होता है अपने आप को माहौल के मुताबिक ढाल लेना, और ये जिंदा चीज़ों की एक प्रॉपर्टी है, जिंदा चीज़ों की एक खसूसियत है। आखिरी है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप में चेंजेस लाना। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो जानदारों में बदलाव आता है उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से, उसको हम एवोल्यूशन कहते हैं, और ये भी जिंदा चीज़ों की एक खसूसियत है। तो हमने लाइफ की प्रॉपर्टीज़ इसमें जो हैं वो डिस्कस की हैं। थैंक यू।